आज हम नया चैप्टर 9 की चर्चा करेंगे, जिसमें कहा गया ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स। लेकिन इस संबंध में यह बता दूं आपको कि अब चूंकि फैमिली कोर्ट्स का इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है और सीआरपीसी में जो मेंटेनेंस का चैप्टर दिया गया, इसकी कार्यवाही फैमिली कोर्ट्स परिवार न्यायालय के निस्बत ही अब की जाती है। जहां तक पहले फैमिली कोर्ट्स रूल्स नहीं आया था, उस समय सीजीएम साहब के यहाँ मेंटेनेंस का पिटीशन दिया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में यह धाराओं की कार्यवाही फैमिली कोर्ट्स रूल्स के निस्बत मेंटेनेंस, डिवोर्स, जो भी पारिवारिक संबंधी विवाद हैं, फैमिली कोर्ट्स रूल्स में ही किए जाते हैं। लेकिन जहां 125 सीआरपीसी का संदर्भ है, जिसमें मेंटेनेंस के लिए पत्नी को, बच्चे को और उसके माता पिता को अधिकृत किया गया है कि वह अपने पति से या अपने बेटा से मेंटेनेंस लेने का हकदार है। जिस संदर्भ में सेक्शन 125 कहता है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस वाइफ, चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स, जिसमें ए में कहा गया हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। यहाँ ध्यान देने की यह बात आवश्यक है कि जहाँ पत्नी अपने को मेंटेन करने में सक्षम नहीं है, तो वह अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकती है। दूसरा कहता है हिज लीजिमेट और इलीजिमेट माइनर चाइल्ड वेदर मैरिड और नॉट अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। जहाँ धर्मज और अधर्मज पुत्र या पुत्री जो अपने को मेंटेन मैरिड भी हैं या नहीं हैं, तो ऐसे हालात में अपने को मेंटेन करने में सक्षम नहीं हैं, तो उनको मेंटेनेंस का हक होगा। तीसरा कहता है हिज लीजिमेट और इलीजिमेट चाइल्ड, धर्मज और अधर्मज चाइल्ड नॉट बीइंग ए मैरिड डॉटर। जहाँ किसी पुत्री की विवाह हो जाती है, वैसे हालात में धर्मज हो या धर्मज हो, तो उसकी लायबिलिटी फिर उसके पति पर चल जाती है, नहीं कि उसके पिता पर रह जाएगी। हु हैज अटेन्ड मेजॉरिटी, और वैसा चाइल्ड जो फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मल है, वैसे हालात में भी उसको अपने पिता से मेंटेनेंस लेने का हकदार होगा। और हिज फादर एंड मदर अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, उसके माता पिता जो मेंटेन करने में अपने को सक्षम नहीं हैं। यहाँ यह बात मुख्य रूप से उल्लेखनीय है कि ऐसे व्यक्ति को मेंटेनेंस का अधिकार प्राप्त है जो अपने को मेंटेन करने में सक्षम नहीं है। इस हालात में पहले की संहिता के संदर्भ में बता दूं कि सीआरपीसी में पूर्व के मेंटेनेंस के संदर्भ में मेंटेनेंस 500 रुपये तक ही अलाउ था, लेकिन अब इसकी सीमा वह 500 समाप्त कर दी गई है और इनकम के आधार पर मेंटेनेंस फिक्स किया जाता है। कोर्ट उसके इनकम को एसेस करेगा और उस आधार पर उसके पत्नी को, उसके बच्चे को, उसके माता पिता को मेंटेनेंस का अधिकार देगा। लेकिन मुख्य रूप से चूंकि अब यह फैमिली कोर्ट्स रूल्स में यह कार्यवाही होती है, यहाँ यह इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। सीआरपीसी में इसके क्वेश्चनर नहीं आएंगे, इसके लिए मैं इसको आगे बढ़ाते हुए अब नया चैप्टर शुरू करता हूं, जिसमें कहा गया, जिसमें बताया गया है कि वैसा जिसमें यह चर्चा की गई है कि पब्लिक ट्रैंक्विलिटी मेंटेन्स पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। वहाँ व्यवस्था सीआरपीसी में चैप्टर 10 में यह दिया गया कि पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक ऑर्डर्स और ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए धारा 129 में कहा गया अनलॉफुल असेंबलीज, 3-4 तरह के प्रक्रियाएं दी गई है। 129 से लेकर यह 148 तक का लोकल इंक्वायरी तक का, या पूर्णतः एग्जीक्यूटिव और पुलिस ऑफिशियल्स के लिए यह चैप्टर निस्बत है, न कि जुडिशियल पावर्स में है।
जिसमें कहा गया डिस्पर्स ऑफ असेंबली ऑफ यूज बाय क्रिमिनल फोर्स। अगर कहीं अनलॉफुल असेंबली जमा होता है, जैसा कि 141 आईपीसी में अनलॉफुल असेंबली डिफाइन है, तो ऐसे हालात में कहीं नाजायज मजमा बनाया जाता है तो उसको सिविल फोर्स द्वारा बल प्रयोग करके उसको तितर बितर करने के लिए एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन फॉर मोर लाइकली टू कॉज ए डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस और डिस्पर्स। जहां 106 में हम लोगों ने पब्लिक पीस गुड बिहेवियर के लिए बॉन्ड की व्यवस्था देखी थी, तो इस चैप्टर 10 में यह कहा गया कि मेंटेन पब्लिक पीस। हम लोग यह जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो हर एक जिला में डीएम साहब अधिकृत हैं, उनको अपने जिला के इंटायर एंड लॉ ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है। तो उस हालात में कहीं अनलॉफुल असेंबली जमा होता है तो उसको डिस्पर्स करने के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब, एसडीओ साहब, डीएम साहब के आदेश से वह पब्लिक पीस को मेंटेन करने के लिए सिविल फोर्स के द्वारा, वह जो बिहार पुलिस है उसके द्वारा, सिविल फोर्स के द्वारा उसको डिस्टर्ब करके शांति बनाया जा सकता है। लेकिन इसी जगह धारा 130 कहती है कि अगर साधारण बल प्रयोग से वह पब्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो ऐसे हालात में आर्म फोर्स के द्वारा भी, जैसा कि आर्म फोर्स के संबंध में हम लोग जानते हैं कि यहाँ मुजफ्फरपुर में सीआरपीएफ का आर्म फोर्स कायम है, और वैसे हालात में आर्म फोर्स में जल, थल, वायु सेना, 3 तरह के सेनाओं को उपयोग किया जा सकता है। सिविल फोर्स में अपने जो बिहार पुलिस हैं वह बल आते हैं, लेकिन जब आर्म फोर्स की बात आएगी तो एनी सच असेंबली कैन नॉट बी अदरवाइज डिस्पर्स। कहता है कि 129 में जो डिस्टर्बेंस जो डिस्पर्स नहीं हो रहा है, जो अनलॉफुल असेंबली डिस्पर्स नहीं हो रहा है, तो ऐसे हालात में डीएम साहब आर्म फोर्स का यूज करने के लिए 130 में अधिकृत हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हाईएस्ट रैंक टू प्रेजेंट एनी कॉज डिस्पर्स बाय द आर्म फोर्स, और वह आर्म फोर्स को सूचना देगा। और वैसे हालात में जब आर्म फोर्स आएंगे तो सिविल फोर्स से वह ऑर्डर अपने हाथ में ले लेंगे और उस हालात में वह उसको सुधार सकते हैं, उसको डिस्पर्स कर सकते हैं। 131 में कहा गया कि पावर टू सर्टेन आर्म फोर्स ऑफिसर टू डिस्पर्स असेंबली। जैसे ही आर्म फोर्स को बुलाया जाएगा तो 131 में वह सभी कार्यवाही को टेक ओवर कर लेंगे और आर्म फोर्स अपने आप उसको डिस्पर्स करने के लिए अधिकृत हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन नॉट कम्युनिकेट एनी गजेटेड ऑफिसर डिस्पर्स असेंबली विद द हेल्प ऑफ आर्म फोर्स। जब सिविल फोर्स द्वारा वह व्यवस्था नहीं हटेगी तो वह आर्म फोर्स के द्वारा 131 में उनको कॉल किया जाएगा और वह आर्म फोर्स उस व्यवस्था को तितिर बितिर करके। यहाँ एक बात और धारा 132 कहती है कि जहाँ सिविल फोर्स यूज किया जा रहा है या आर्म फोर्स यूज किया जा रहा है तो ऐसे हालात में पब्लिक इन जनरल डिसबर्समेंट के तहत जहाँ उनको कोई चोट लगता है या परेशानी होता है, तो अभी चर्चा हम कर रहे थे कि 132 सीआरपीसी में यह अधिकार दिया गया कि सिविल फोर्स और क्रिमिनल फोर्स जब यूज किया जाता है तो वैसे हालात में प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स डन अंडर प्रोसीडिंग सेक्शंस। अगर कोई कार्यवाही इस 129 और 30 और 31 में की जा रही है तो ऐसे हालात में कोई जो फोर्स यूज किया जा रहा है या आर्म फोर्स हो या सिविल फोर्स हो तो उन लोगों के विरुद्ध प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि वह लोक व्यवस्था के तहत शांति बनाए रखने के लिए उनको बुलाकर अधिकृत किया गया है कि इस पब्लिक न्यूसेंस को, जो पब्लिक डिस्टर्ब कर रही है, पीस को डिस्टर्ब कर रही है, उसे कंट्रोल किया जाए। इस हालात में कानून कहता है कि इंस्टीट्यूटेड बाय क्रिमिनल फोर्स with the sanction of central government such person or member of the armed force। अगर कोई आर्म फोर्स के विरुद्ध कोई मुकदमा चलाया जाएगा तो जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा
प्रोसिक्यूशन चलाने के लिए, अभियोजन चलाने के लिए स्वीकृति नहीं होगी, तो यह सेक्शन उन लोगों को सेव करता है। विद द सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, अगर पुलिस बल के विरुद्ध कोई मुकदमा कायम करना है, कोई प्रोसिक्यूशन चलाना है, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट से प्रोसिक्यूशन चलाने के लिए अधिकृत करना होगा। बिना सैंक्शन के प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जा सकता है। नो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस एक्टर इन सेड सेक्शन गुड फेथ। लेकिन यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सदविश्वास में यह काम नहीं किया जाएगा, बल्कि एक रिटेन ऑर्डर के तहत गुड फेथ में यह कार्यवाही नहीं की जाएगी कि मैं गुड फेथ में इस लॉफुल असेंबली को डिस्टर्ब किया, बल्कि एक रिटेन ऑर्डर के तहत कार्यवाही की जाएगी। और जब रिटेन ऑर्डर होगा तो ऐसे हालात में प्रोसिक्यूशन चलाने के लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाएगी। नो पर्सन डूइंग एक्ट गुड फेथ कंप्लायंस विद दी 129(30). तो सदविश्वास के लिए कोई आर्म फोर्स या क्रिमिनल फोर्स या सिविल फोर्स उसको यूज नहीं किया जाएगा। उसके बाद एक चैप्टर आता है जहां सिविल फोर्स और क्रिमिनल फोर्स के द्वारा पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अधिकृत किया गया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को। उसी के अलावा 101 अहम सेक्शन है 133 सीआरपीसी, जिसमें पब्लिक न्यूसेंस डिफाइन है। पब्लिक न्यूसेंस वैसे हालात में जब पब्लिक इन जनरल को कहीं किसी खास पब्लिक द्वारा डिस्टरबेंस हो रहा हो, तो ऐसे हालात में उसको कंडीशनल ऑर्डर देने का अधिकृत एसडीओ साहब को अधिकृत किया गया है, जिसमें कहा गया है कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। कोई व्यक्ति, अब रिमूवल सेवरल टाइप्स का है, कोई कहीं रास्ता को अवरुद्ध कर दे रहा है, कोई खतरनाक जानवर पोसे हुए है, कोई ऐसा ट्रेड और ऑक्यूपेशन कर रहा है जिससे पब्लिक इन जनरल को हार्म होगा, हेल्थ पर नुकसान होगा, अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, कहीं बीच रोड पर कहीं कोई बाधा उत्पन्न कर दे रहा है, कहीं कोई ट्रेड और ऑक्यूपेशन कर रहा है, या कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या कर रहा है जिससे वह डिस्टरबेंस होगा। चौथा कहा कि पब्लिक टेंट और स्ट्रक्चर एनी ट्री सच ए कंडीशन, कोई पुराना मकान है, कोई पुराना पेड़ है जिससे पब्लिक इन जनरल को बाधा उत्पन्न हो जाएगा, तो ऐसे ऑर्डर की सूचना जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को दी जाती है, तो वह सशर्त उस व्यक्ति से जिससे वह पब्लिक न्यूसेंस डिस्टर्ब होने का संभावना है, उसको यह आदेश करेंगे कि एट वंस उसको डिस्टर्बेंस को हटा दिया जाए। टैंक, वेल, एक्सट्राविशन, सच वे ऑफ पब्लिक प्लेस। लेकिन यह स्पेशली यह देखना है 133 सीआरपीसी में कि पब्लिक इन जनरल को डिस्टर्ब होना चाहिए, नहीं कि प्राइवेट कैपेसिटी में किसी व्यक्ति को डिस्टर्बेंस होना चाहिए। इसलिए यह 133 सीआरपीसी अपने आप में स्पेसिफिक इस बात का द्योतक है कि किसी मोहल्ले में, किसी लोकेलिटी में या कहीं भी जहां आम जनता निवास कर रही हो, वैसे हालात में यह 133 का ऑर्डर सशर्त उसको रिमूव करने का ऑर्डर 100 मजिस्ट्रेट साहब को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को दिया गया है। जहां 134 में कहता है कि जब भी वह कोई ऑर्डर प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा तो 134 सीआरपीसी में उनको सर्विस ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, उसको उनसे शोकॉज की अपेक्षा की जाएगी कि क्यों नहीं आपसे उस जो डिस्टरबेंस है, पब्लिक न्यूसेंस आपने कायम किया है, उसको क्यों नहीं हटा दिया जाए। और इसके लिए द ऑर्डर शैल प्रैक्टिसेबल सर्व अगेंस्ट हुम मेड इन दी प्रोवाइडेड ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन। जिस तरह से हमने पहले भी चर्चा की थी कि हर एक जगह जब भी एग्जीक्यूटिव कार्यवाही हो, तो ऐसे हालात में सबसे पहले जिसके विरुद्ध यह कार्यवाही स्टार्ट होगी उसको सम्मन्स भेजा जाएगा और उससे न्यायालय यह अपेक्षा करेगा, शोकॉज के कारण परीक्षा की मांग की जाएगी कि क्यों नहीं वह जो पब्लिक डिस्टरबेंस है, पब्लिक न्यूसेंस आपने खड़ा किया है, जिससे पब्लिक इन जनरल को खतरा उत्पन्न हो सकता है, आम जनता को बाधा उत्पन्न हो सकता है, उसके लिए उनसे कारण परीक्षा की मांग की जाएगी और कारण परीक्षा के बाद सशर्त उसे हटाने का आदेश दिया जाएगा। प्रोसीड्योर वेयर एक्सटेंडेड ऑफ पब्लिक राइट टू डिनाई, जहां पब्लिक राइट को कोई व्यक्ति डिनाइल कर रहा है,
तो ऐसे हालात में उसे मजिस्ट्रेट साहब, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब सशर्त उसको हटाने के लिए अधिकृत हैं। मजिस्ट्रेट शैल अपीयरेंस बिफोर हिम पर्सन अगेंस्ट whom the order was made, whether the existence of any public right in respect of the पब्लिक को अधिकृत है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है कि आम जनता को किसी तरह से बाधा उत्पन्न नहीं होना है। रहने में, हवा में, पानी में जो भी सुविधाएं हैं उनको यूज करने का अधिकार है प्रकृति प्रदत्त बातों को। तो ऐसे हालात में कहीं डिस्टरबेंस किया जा रहा है किसी व्यक्ति द्वारा। और यह भी कहा गया कि मजिस्ट्रेट साहब क्लॉज 2 में कहता है 137 में कि फाइंड दैट देयर इज एनी रीजनेबल एविडेंस टू सपोर्ट ऑफ और डिनाइल। और उस हालात में जिसके विरुद्ध अगर कार्यवाही की गई है तो उसके संदर्भ में वह एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे और एविडेंस लेने के बाद अगर वह डिनाइल है तो उसको नहीं भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। लेकिन जो एलिगेशन लगाया गया, जिसके विरुद्ध प्रोसीडिंग चलाई गई, वह प्रोसीडिंग प्रूव हो जाती है तो उसको सशर्त हटाने का आदेश दिया जाएगा। 138 कहता है प्रोसीड्योर व्हेन ही अपीयर्स टू शो कॉज। और 138 में कहा गया कि उस व्यक्ति से कारण परीक्षा की मांग की जाएगी। एविडेंस 137 में लिया जाएगा और कारण परीक्षा के बाद उसको सशर्त उसको हटाने का एविडेंस इन मैटर एज ए इन सम्मन केसेज। पहले भी कह चुका हूं कि यह भी जो एग्जीक्यूटिव कार्यवाही के तहत जो निस्बत हो रही है, इसमें वारंट ट्रायल, सेशन ट्रायल, समरी ट्रायल का प्रोसीड्योर नहीं टेक ओवर किया जाएगा, बल्कि सम्मन ट्रायल के तहत, संक्षिप्त विचारण के तहत उसको संक्षिप्त सम्मन्स केस के तहत उसकी कार्यवाही एविडेंस के रूप में ली जाएगी और उसको टेक ओवर किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, ऑन ओथ दोनों पक्षों की गवाही ली जाएगी। उसके बाद उस एविडेंस के आधार पर जैसा ऑर्डर पास होगा मजिस्ट्रेट साहब उचित आदेश पारित करेंगे। और यहाँ यह भी क्लॉज 3 में कहता है कि द मजिस्ट्रेट इज नॉट सेटिस्फाइड, नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन द केस। जब 133 में कार्यवाही की गई है, एविडेंस लेने के बाद शोकॉज आ गया, दोनों पक्षों की कार्यवाही हो गई एविडेंस लेने के बाद, तो 138 के 3 में कहता है कि फर्दर प्रोसीडिंग की आवश्यकता नहीं है, तो उस हालात में उसे स्टॉप किया जा सकता है। 139 कहता है पावर टू मजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सपर्ट। जहां जांच पड़ताल की बात है वैसे हालात में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लोकल इंस्पेक्शन भी जाकर कर सकते हैं, स्थानीय निरीक्षण भी कर सकते हैं और कहीं एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपर्ट, कहीं विशेषज्ञ से भी उसका एग्जामिनेशन रिपोर्ट मंगाया जा सकता है। डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन पर्सन एज ए थिंग्स फिट सम्मन टू एग्जामिन द एक्सपर्ट। और एक्सपर्ट से अगर कोई राय लेनी है, एक्सपर्ट से उसमें रिपोर्ट किया जाएगा, उनको सम्मन भेजा जाएगा और उसके तहत उनका जांच रिपोर्ट मांगा जाएगा। 140 कहता है पावर टू मजिस्ट्रेट फर्निश रिटन इंस्ट्रक्शन ईटीसी। और मजिस्ट्रेट साहब को यह अधिकृत होगा कि फर्निश रिटन इंस्ट्रक्शन, लिखित ऑर्डर, सशर्त ऑर्डर पास करेंगे जिसमें उसको हटाने का अधिकार होगा। 141 कहता है प्रोसीड्योर ऑन ऑर्डर बीइंग मेड एब्सोल्यूट एंड कंसिक्वेंस ऑफ डिसओबीडियंस। उसको प्रक्रिया के तहत एब्सोल्यूट ऑर्डर, उसके परिणाम स्वरूप जहां 138 की कार्यवाही की गई, 39 की कार्यवाही की गई, तो एब्सोल्यूट ऑर्डर करके उसको कार्यवाही किया जाएगा अगर वह डिसओबीडियंस करते हैं तो। 42 कहता है इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी। अगर कोई इंक्वायरी अभी पेंडिंग चल रहा है तो ऐसे हालात में तत्काल मजिस्ट्रेट मेकिंग 133 इमीडिएट मेजर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट डेंजर इंक्वायरी सीरियस काइंड ऑफ पब्लिक टू प्रिवेंट सच डेंजर इंक्वायरी पेंडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर। और ऐसे हालात में थोड़े दिन के लिए जब तक वह रिपोर्ट नहीं आ रहा है तो उस हालात में वेट किया जाएगा कि जब तक एक्सपर्ट को जो सम्मन भेजा गया उसके रिपोर्ट नहीं आए हैं तब तक वह कार्यवाही पर रोक लगाई जा सकती है। मजिस्ट्रेट में रिपिटेशन कंटिन्यू द पब्लिक न्यूसेंस। और 143 में कहा कि उस पब्लिक
न्यूसेंस को रिपीट करने के लिए उस पर रोक लगाने के लिए अधिकृत होंगे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को पावर दिया गया। उसके अलावा एक और चैप्टर की चर्चा कर दूं जो इसी में कहता है अर्जेंट केसेज ऑफ न्यूसेंस ऑफ एप्रीहेंड डेंजर। जहां न्यूसेंस के केसेज में कोई खतरा दोनों पक्षों के बीच विवाद होने की संभावना हो, मारपीट होने की संभावना हो, खून खराबा होने की संभावना हो, कहाँ डिस्प्यूट रिगार्डिंग लैंड और वाटर, जहां जमीन संबंधी विवाद को लेकर कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन खड़ा कर रहा हो। 133 से अन्यत्र 144 सीआरपीसी पावर टू इश्यू ऑर्डर केसेज इन न्यूसेंस एप्रीहेंडेड डेंजर। जहां न्यूसेंस के हालात में कोई डेंजर खतरा उत्पन्न होने का आसन्न संकट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लग रहा है तो तत्काल प्रभाव से 144 सीआरपीसी की प्रक्रिया के तहत उसको स्टॉप कर दिया जाएगा। और एक बात 144 के लिए जान लें कि यह 144 के ऑर्डर जिस दिन से प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा विद इन 2 मंथ तक ही लाइबल होगा। 2 मंथ जिस दिन 60 डेज पूरेगा या अपने आप 144 की प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। या जमीन के निस्बत कहीं टाइटल्स को लेकर झगड़ा है, कहीं पोजीशन को लेकर झगड़ा है, तो ऐसे हालात में हो सकता है कि 144 की प्रक्रिया को 145 सीआरपीसी में कन्वर्ट किया जाए। लेकिन कहीं भी डेंजर स्थिति के हालात में 144 अपने आप में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बहुत बड़ा पावर है, जिसमें कोई भी किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एट वंस उस प्लेस पर, उस भूमि पर जहां एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर है, दोनों पक्षों को जाने से रोका जा सकता है। किसी तरह का निर्माण करने पर उसको स्पेसिफिक ऑर्डर दिया जाएगा और विद इन 2 मंथ के तहत सम्मन प्रोसीड्योर के तहत गवाही लेकर उसकी कार्यवाही को आगे बढ़ा दी जाएगी और 60 डेज पूरा होते ही उसमें कोई उचित ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। इसी जगह 145 सीआरपीसी के संदर्भ में जान लें कि प्रोसीड्योर डिस्प्यूट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो ऐसी संपत्ति जो चलंत नहीं है, जो स्टेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल है, वैसे हालात में उस प्रॉपर्टी के निस्बत प्रोसीड्योर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड एंड बॉर्डर रिलेटिंग टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। यह सभी चैप्टर स्पेसिफिक कहता है कि पब्लिक पीस को मेंटेन करना अनिवार्य है। कार्यपालीय शक्ति के तहत यह अधिकार दिया गया कि पब्लिक इन जनरल को किसी तरह से डिस्टरबेंस नहीं हो और उस हालात में 145 लाइबल होगा जहां मामला जमीन और लैंड और वाटर से जुड़ा हुआ हो। तो 145 में कहा कि एक बात को 145 में स्पेसिफिक देखना है, जहां पोजीशन को लेकर मामला जुड़ रहा हो तो सिविल कोर्ट में न जाकर 145 के तहत कोई अधिकृत व्यक्ति को किसी उसके भूमि के कब्जे पर उसको हटा दिया गया है, डिस्पोजेस कर दिया गया है। तो लेकिन यह 145 सीआरपीसी ओनली 2 मंथ के डिस्पोजेशन को ही देखेगी। विद इन 2 मंथ्स के अंदर किसी राइटफुल ऑनर को, किसी राइटफुल पर्सन को उसके अधिकृत पोजीशन से हटा दिया जाता है, उसको निकाल बाहर कर दिया जाता है। और यह ऐसी सूचना 145 में मजिस्ट्रेट साहब को प्राप्त होती है। इंक्वायरी होता है, समस्त केसेस के तहत एविडेंस टेक ओवर किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट साहब की अधिकार होगा कि उसको 2 महीना के अंदर की अगर कार्यवाही है तो उसे फिर से पोजीशन बहाल कर दें। इसी जगह यह भी देखना है कि 146 सीआरपीसी कहता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, जो लैंड और वाटर से संबंधित मुकदमा चल रहा है और वैसे हालात में उस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा। पावर टू अटैच सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट एंड टू अपॉइंट रिसीवर। अगर 145 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही की जाती है और उस प्रॉपर्टी में कोई ऐसा संपत्ति जुड़ा हुआ है जो क्षय हो रहा है या नुकसान हो जाएगा, तो उसके लिए 144 में 146 सीआरपीसी में दोनों पक्षों से अन्यत्र
थर्ड पार्टी को, एक रिसीवर को अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा, जो उस क्षय हुए संपत्ति को हो सकता है डिस्पोजल भी कर दें, जब बिक्री करके उसको नजारत में जमा करेंगे। ऐसी प्रक्रिया 146 सीआरपीसी में दी गई है। 147 सीआरपीसी कहता है डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट ऑफ यूज एंड लैंड ऑफ वाटर, जहां हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति को इजमेंट एक्ट सेकेंड पार्ट में देखेंगे, सूखा अधिकार, जो भी प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं दी गई है, हवा, पानी, रोशनी, जो भी हमको नेचर से व्याप्त अधिकार दिए, नेचर से व्याप्त सुख संपत्ति हमको दिए गए हैं, उसको हर एक व्यक्ति को यूज करने का अधिकार है। उसके राइट को कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता, डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और उस राइटफुल नेचर द्वारा प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं से, प्रकृति प्रदत्त जो हवा, पानी, रोशनी के लिए अधिकृत व्यक्ति है, और सपोज कीजिए कि उसके बगल में एक दीवार खड़ा कर दिया जाता है जिससे रोशनी अवरुद्ध हो जाए, हवा आने का अवरुद्ध हो जाए, जो नाली का बहाव है, पानी जा रहा है, उसको रोक के उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए। तो ऐसे हालात में 133 में हम लोगों ने देखा था पब्लिक इन जनरल को, लेकिन 147 सीआरपीसी में किसी प्राइवेट पर्सन को भी अपने सूखा अधिकार के तहत या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को आदेश करना है कि रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर कॉज ए ब्रीच ऑफ पीस एक्सिस्टिंग एलिजिबल राइट ऑफ यूजर ऑफ लैंड और वाटर लोकल जुरिडिक्शन, उसके उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो राइटफुल ऑनर है, जिसको उस रास्ता को, उस पानी को, उस निकास को, हवा को, रोशनी को यूज करने का अधिकार दिया गया है, और उसमें कोई बाधा उत्पन्न की जाती है तो 147 सीआरपीसी में उसको अधिकृत होगा कि दिया जाए। और इसी जगह 147 में यह भी दिया गया 148 सीआरपीसी में कि मजिस्ट्रेट साहब को लोकल इंक्वायरी करने का अधिकार दिया गया। स्थानीय जांच मजिस्ट्रेट साहब जाकर करेंगे कि क्या जो बातें जो जिसके लिए प्रोसीडिंग दी गई है, लिखा गया कि व्हेनेवर लोकल इंक्वायरी नेसेसरी फॉर दी 145, 46, 47 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट डिप्यूट एनी मजिस्ट्रेट, डीएम साहब, एसडीओ साहब किसी अन्यत्र मजिस्ट्रेट को भेजकर उसको गैदर रिपोर्ट कर सकते हैं, और उस आधार पर, लोकल इंक्वायरी के आधार पर उस व्यक्ति को जो राइटफुल ऑनर है उसको पुनः पोजीशन दिलाया जा सकता है। तो चैप्टर 9 और 10 के तहत पब्लिक पीस, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करने के हालात में हम लोगों ने देखा, मुख्य सेक्शंस इसमें देखा, 133 सीआरपीसी को देखा, 144 को देखा, 145 को देखा, 146 को देखा, और 147 और 48, यह 4 सेक्शनों के तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैज पावर टू मेंटेन द पब्लिक पीस एंड पास सच ऑर्डर एज थिंग्स फिट और प्रॉपर। तो यह आज के बाद अगला चैप्टर हम लोग इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए सेक्शंस को 154 सीआरपीसी से शुरू करेंगे, जहां बताया गया है कि हाउ टू लॉज ए इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी कॉग्निजिबल केसेस। थैंक्स। अगले क्लास में फिर कल चर्चा करूंगा।